नमस्कार दोस्तों, हिंदी के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप जानते हैं कि बिहार के पेपर के लिए जो हिंदी का कठिनाई का स्तर होता है वो क्या होता है, और इसीलिए आपको उसकी तैयारी भी वैसे ही करनी है। तो इसीलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि जो हम आपके लिए प्रश्न लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, और रेगुलर सेशंस लेकर आ रहे हैं, उन्हें प्लीज़ अच्छे से अटेंड कीजिएगा। कोई भी आपकी समस्या होती है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करना, आपको अच्छे से तैयार करना परीक्षा के लिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, और वो हम अच्छे से निभाएंगे। लेकिन आपको भी अटेंटिवली, ठीक है ना, मतलब तैयारी करनी है अच्छे से। तो चलिए आज हम व्याकरण के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न करेंगे, और वो भी 35 प्रश्न। तो 35 प्रश्न कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, हर प्रश्न को ध्यान से कीजिएगा। पहले प्रयास कीजिएगा कि अपने से उसका उत्तर छांटें और फिर हमारा उत्तर देखें। चलिए तो फिर प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, ऊंचाई शब्द क्या है? विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या जातिवाचक है? तो ऊंचाई, ऊंचाई, चढ़ाई, पढ़ाई, कढ़ाई, ये सारे के सारे जो हैं आपके भाववाचक संज्ञा में आएंगे। ऊंचाई, इस पर्वत की ऊंचाई बहुत ये ज़्यादा है, तो जो ऊंचाई शब्द है, ठीक है ना, वो आपका भाववाचक संज्ञा में आएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? ध्यान से देखिए, तेज हवा, विशाल वृक्ष, लंबी आयु और सर्वाधिक सुंदर। अब इतना तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे चारों जो हैं क्या चीज़ दी गई है, एक विशेषण, एक विशेष्य, किसी शब्द की विशेषता है, यानी कि अब उसमें ही थोड़ा सा डिफरेंट होगा कुछ। तेज हवा, हवा जो है वो तेज है, गुणवाचक। विशाल वृक्ष, बहुत ही लंबा वृक्ष है। लंबी आयु, ठीक है ना, तो आयु बहुत अधिक लंबी है, गुणवाचक है ये भी। और सर्वाधिक सुंदर, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे अब सबसे ज़्यादा भिन्न क्या हो सकता है? हवा, वृक्ष, आयु या सुंदर, ठीक है ना। तब यहाँ पे एक जो चीज़ आप सभी ने मिस कर दी कि यहाँ पे तो एक आपका विशेषण था, एक विशेष्य था, मतलब एक संज्ञा और एक विशेषण। कि हवा की विशेषता बतला रहे तेज, वृक्ष की विशाल, आयु का लंबी, लेकिन सुंदर, सर्वाधिक जो है वो आपका प्रविशेषण था। ये चीज़ आपने ध्यान नहीं दी होगी। सुंदर विशेषण था और ये सर्वाधिक प्रविशेषण था, सर्वाधिक सुंदर। तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपका डी ऑप्शन आएगा। तो देखिए, कभी कभी समझ में नहीं आता कि कहाँ से निकाले इसमें डिफरेंट। तो ये चीज़ होती है, किसी भी प्रकार से आपको प्रश्न आ सकता है। वैसे मैंने देखा है कि यहाँ पर जैसे आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, लेकिन MCQ से एटलीस्ट आपकी थोड़ी तैयारी होती रहेगी। आगे देखिए, नीलांबर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या बहुव्रीहि। नीलांबर का मतलब क्या होता है? नीले हैं अंबर, ये वस्त्र जिसके, या नीलांबर आपका खैर नीला अंबर, नीला आसमान, वो भी हो सकता है। तो अब ऐसे में समस्या आती है कि भाई बी ऑप्शन चूज करें या डी ऑप्शन चूज करें, क्योंकि नीले वस्त्र वाला, ठीक है ना, या तो होगा नीले वस्त्र वाले जो कि होते हैं आपके बलराम जी, और नीलांबर मतलब कि नीला आसमान भी हो सकता है। और सबसे बड़ी दुविधा होती है कि आपको कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऐसे में मेरा मानना यह है कि आप बहुव्रीहि समास पहले चूज कीजिए, नीलांबर, क्योंकि आप बार बार नीले आकाश को नीलांबर नीलांबर नहीं कहते हैं। जैसे कि पीतांबर, हर पीले वस्त्र को देख के आप पीतांबर नहीं कहते, लेकिन श्री कृष्ण के लिए आप यूज करते हैं। उसी प्रकार नीलांबर भी आप बलराम जी के लिए यूज करते हैं कि नीले वस्त्र पहनते हैं जो, अर्थात बलराम जी। तो बहुव्रीहि समास। आगे देखिए, अब मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है कि आपको 4 शब्द दिए गए हैं और आपको 4 समास के साथ उनको मैच करना है कि किस शब्द में कौन सा समास है। तब जैसे त्रिभुवन, ये भवन नहीं है, भुवन है। तो त्रिभुवन मतलब कि तीनों लोक, यानी कि 3 लोकों का समाहार। और जहाँ पे पहला शब्द संख्यावाचक आ गया वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है, यानी कि क का तो 4 आएगा ही आएगा। तो इसलिए अब जैसे देखिए, क का 4 केवल बी और डी ऑप्शन में है, तो ए और सी ऑप्शन सबसे पहले कैंसिल कर दीजिए। ऐसे आप पेपर में आंसर जो है वो चूज करते हैं सही। फिर देखिए, अंतर और कहाँ पर है? बी और डी ऑप्शन में घ तो सेम है कि शरणागत का तत्पुरुष आएगा, कि शरण को आगत। अब प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में अव्ययी भाव है। प्रतिदिन मतलब हर दिन, और जहाँ पे प्रति उपसर्ग आ जाए वहाँ पर आपका, या यथा उपसर्ग आ जाए, अव्ययी भाव समास ही होता है। तो ग का 3 आएगा। तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप सही उत्तर छांटते हैं। आगे देखिए, कौन सा अर्थ सही है? मुहावरे लोकोक्तियों के प्रश्न आए, ये तो असंभव है। और आप जानते हैं बिहार के पेपर में तो स्पेशली पहले मुहावरों का अर्थ लिखना होता है, फिर वाक्य में भी प्रयोग करना होता है। तो एक एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
स्पेलिंग्स का भी, सही अर्थ का भी, सही संदर्भ का भी, हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कौन सा अर्थ सही है। छाती पर सांप लौटना अर्थात ईर्ष्या करना, बालू से तेल निकालना अर्थात नई तकनीक का प्रयोग करना, हाथों के तोते उड़ जाना मतलब कि पिंजरे से तोते का निकल जाना प्लीज़, और हाथ पाँव फूल जाना मतलब मोटा हो जाना, ऐसा कुछ नहीं। मोटे होने में सिर्फ हाथ और पाँव नहीं फूलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है सबसे, वो ए ऑप्शन है, छाती पर सांप लौटना। कि उसकी अपने प्रतिद्वंदी की तरक्की होते देखकर मेरी छाती पर सांप लौटने लगे, तो ये होता है ईर्ष्या करना, किसी से जलना, जलन होना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आएगा। बाकी बालू से तेल निकालना, बालू क्या होता है, वो रेत का जो भंडार लगा होता है, उसे तेल निकालना, ये तो असंभव कार्य टाइप होता है, असंभव, बहुत ही ज़्यादा कठिन असंभव कार्य। हाथों के तोते उड़ जाना मतलब बहुत ज़्यादा घबरा जाना, और हाथ पाँव फूलना का अर्थ भी वही होता है। तो देखिए कि जैसे बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य करके दिखाना, हाथों के तोते उड़ जाना मतलब कि स्तब्ध रह जाना, हैरान रह जाना, ये क्या हो गया, और हाथ पाँव फूल जाना मतलब डर जाना, अच्छे से भयभीत हो जाना। आगे देखिए, कान में तेल डाले बैठे रहना, और ये तो आई गेस आपने घर में भी सुना होगा, क्या इसको तो किसी बात का असर नहीं पड़ता, ये तो कानों में तेल डाल के बैठ गया या बैठ गई है, इसका मतलब है कुछ सुनने को तैयार ना रहना, कोई बोलता जा रहा है आप कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन। आगे देखिए, प्रारंभिक में कौन सा उपसर्ग है। अब याद रखिए, ये जो आपका मेन वर्ड होता है उसे मूल शब्द कहा जाता है। मूल शब्द के आगे जो शब्द होता है उसे उपसर्ग कहते हैं, शब्दांश, बल्कि शब्द नहीं शब्दांश, और उसके जो पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। अब प्रारंभिक, इसमें मूल शब्द क्या है, प्रारंभिक में मूल शब्द है आरंभ, और इसमें उपसर्ग कौन सा है, प्र जमा आरंभ जमा एक प्रारंभिक, तो इसमें उपसर्ग आएगा आपका प्र। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। आगे देखिए, निम्न में से कारक चिन्ह कौन सा नहीं है, का के की। अब ध्यान रखिए, का के की हमें पता है संबंध कारक में आता है, संबंध का के की, ना ने नी रा रे री, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है हरे, ये आपके कारक चिन्ह है 8। लेकिन संबंध में का के की होता है की, लेकिन की, ये जो की है ये आपका अव्यय है, समुच्चय बोधक, जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में कंजक्शन। ठीक है ना। तो इसलिए जो की है कि माता ने कहा कि जल्दी घर आ जाना, तो जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। आगे देखिए, रात भर कौन सा क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण याद रखिए जो क्रिया की विशेषता बतलाता है, और उसमें 4 प्रकार होते हैं कि क्रिया एक तो कब हुई, क्रिया कहाँ हुई, ठीक है ना, उसका स्थान क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कब हुई, तो कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया कितनी हुई, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा दौड़ी तो ज़्यादा दौड़ी, आपको क्वांटिटी बताई जा रही है, तो ये होगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और एंड में आता है क्रिया कैसे हुई, जैसे कि मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, तो कैसे चल रहा हूँ, धीरे धीरे, तो ये होता है आपका रीतिवाचक। अब यहाँ पर रात भर, जैसे कि मैं रात भर पढ़ता रहा, यानी कब तक, कब, ठीक है ना, तो ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। आगे देखिए, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो आपको लिंग या वचन पहचानने के लिए केवल एक काम करना है, वाक्य में प्रयोग करके देखना है, वाक्य में प्रयुक्ति। आपको इससे बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि शब्द में स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, एक वचन है या बहुवचन। अब जैसे तरावट, तरावट क्या होता है, जैसे कि कुछ भीगना, जैसे आपने देखो ना बारिश के समय दीवारों में वो तरावट आ जाती है, तो इसलिए तरावट आपका स्त्रीलिंग शब्द है कि तरावट आ गई। फिर पानी, पानी गर्म हो गया है, तो ये तो स्पष्ट है, पानी गर्म हो गया है, तो ये आपका पुल्लिंग शब्द आएगा, स्त्रीलिंग नहीं आएगा। आगे देखिए, चांद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं, पर्यायवाची विलोम में ना चांद, सूरज, अश्व, इन सभी के बार बार आते हैं, बार बार पर्यायवाची आते हैं, तो चांद का तो रट ही लीजिएगा। तो चांद का होता है मयंक, राकेश, ठीक है ना, और आपका राशि, लेकिन विज्ञ नहीं होता, क्योंकि विज्ञ क्या होता है, विद्वान, जो विद्वान होता है, ठीक है ना, वी से विद्वान और ज्ञ से जिसे ज्ञान हो, विज्ञ, ठीक है। आगे देखिए, पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं, पतली खपच्चियाँ, इसमें पतली शब्द में कौन सा विशेषण है,
अब ये तो आई गेस आपको पता चल जाना चाहिए, जो पतली शब्द है वो सर्वनाम तो नहीं है, तो सार्वनामिक विशेषण हो नहीं सकता। अच्छा, पतली जो होता है, क्या वो आपको काउंटिंग बता रहा है? क्या काउंटिंग भी नहीं बता रहा तो संख्या बोधक भी नहीं होगा। ये मेजरमेंट बता रहा है, मेजरमेंट भी नहीं बता रहा तो ये आपका परिमाणवाचक भी नहीं होगा। बचा क्या? गुणबोधक, काम खत्म। कोई व्यक्ति पतला है या मोटा है, कोई जो बच्ची है वो पतली है या मोटी है, तो ये तो आपको मतलब कि गुण से ही पता चलेगा ना, उसके गुण से, उसकी दशा से। तो ये आपका बी ऑप्शन में आएगा, गुणबोधक विशेषण। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जगत का पर्यायवाची नहीं है? जगत का, संसार, विश्व, दुनिया और पृथ्वी। तो देखिए, अब मैं कहती हूँ कि तुम तो जगतपति हो पूरे जगत के, यानी कि पूरे संसार के, पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के। लेकिन मैं ये तो नहीं कहती ना पूरी पृथ्वी। पृथ्वी 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 एक ग्रह का नाम है, ठीक है ना, ये एक ग्रह का नाम है पृथ्वी। लेकिन दुनिया, संसार, विश्व ये माना जाता है कि सबको मिला के। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आएगा, जो जगत का पर्यायवाची नहीं है, ये अलग से ग्रह का नाम है पृथ्वी। आगे देखिए, वहशर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर, सिर छिन्न भिन्न वैसे हुआ। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, अतिशयोक्ति या रूपक? अब उपमा अलंकार में तो कौन कौन से शब्द आते हैं? सा, से, सी, सम, ऐसा कोई भी जो शब्द है वो आपको दिख रहा है यहाँ पर? नहीं, तो उपमा अलंकार तो नहीं हो सकता। अनुप्रास अलंकार, जहाँ पे एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो रहा हो, ऐसा भी यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कुछ भी है, तो अनुप्रास अलंकार भी नहीं है। और रूपक अलंकार क्या होता है? जब एक चीज़ किसी के साथ कंपेयर हो रही हो, डायरेक्टली कंपेयर हो रही हो, लेकिन वो भी ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बचा क्या? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति क्या होता है? जब बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। और यहाँ पे क्या कहा गया है? वह शर गांडीव गुण से, मतलब कि शर मतलब होता है बाण, और अर्जुन के बाण, ये धनुष का नाम था गांडीव, कि गांडीव से जैसे ही तीर निकला उसी प्रकार जयद्रथ का जो सर है वो धड़ से अलग हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। यहाँ पे बात को बड़ा चढ़ाकर, मतलब कि अर्जुन के रौद्र रूप का और अर्जुन की तेजी का वो व्याख्यान किया गया है बड़ा चढ़ाकर। तो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, प्राची का अर्थ क्या होता है? परकोटा, पूर्वकल्प, पुरातन या पूरब। और याद रखिए, सारे के सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये। तो प्राची का अर्थ क्या होता है? मैं आपको बता दूं, प्राची का अर्थ होता है पूरब। और पूर्वी, जैसे कहते हैं ना पूर्वी विशेषण शब्द, तो पूर्वी को प्राच्य कहा जाता है, प्राच्य। जैसे हम कहते हैं ना पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य मतलब होता है पश्चिमी देशों की सभ्यता, पाश्चात्य, तो पाश्चात्य का विलोम प्राच्य आएगा। तो प्राची आपका मतलब होता है पूरब दिशा। आगे देखिए, अनुशासन क्या शब्द है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? अब अनुशासन जो है उसे आप टच नहीं करते हैं, उसे आप केवल महसूस करते हैं। डिसिप्लिन, ठीक है ना, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है अंग्रेजी में कहें तो इसे आप छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अनुशासन ये एक स्थिति होती है, एक अवस्था होती है, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आगे देखिए, अनुशासित में उपसर्ग और प्रत्यय कौन से? क्रमशः। क्रमशः का मतलब क्या होता है? सीरीज में या क्रम से। क्रम से मतलब कि पहले उपसर्ग आएगा फिर प्रत्यय आएगा, ऐसा नहीं पहले प्रत्यय आया फिर उपसर्ग आया है। तो अनुशासित, अनुशासित में मूल शब्द क्या है? शासन। अब अनु उपसर्ग है यहाँ पर और इत प्रत्यय है, अनुशासित। तो अनु और इत जो सी ऑप्शन में है, ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आएगा, अनु जमा शासन जमा इत, अनुशासित। आगे देखिए, लोकतंत्र का विग्रह और समास क्या होगा? लोकतंत्र, तंत्र मतलब क्या होता है? शासन, और लोक मतलब कि लोगों का, तो लोगों का शासन। कहते हैं भारत में लोकतंत्र है, मतलब कि भारत में लोगों का शासन है, कि लोग जो हैं वो अपना जो नेता है वो चुनते हैं। तो लोगों का तंत्र, लोक ही है जिसका तंत्र, ऐसा कुछ नहीं। लोक है जो तंत्र, ये भी कुछ नहीं। लोक में तंत्र का समूह, ऐसा भी कुछ नहीं। लोक का तंत्र, यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास आना था। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। आगे देखिए, समूह में कौन सा शब्द संज्ञा है? इन चारों में से संज्ञा शब्द कौन सा है? आदर्श, मधुर, प्रगाढ़ या प्रशंसा? अब मधुर मतलब होता है मीठा, जो विशेषण संबंध, ये विशेषण शब्द है। प्रगाढ़,
प्रगाढ़ मतलब बहुत ही पक्का वाला, ये भी आपका विशेषण है। और आदर्श, अब देखिए एक आदर्श तो वो होता है कि तुम बहुत ही आदर्श विद्यार्थी हो, तो ये आपका विशेषण तो है ही है, लेकिन कभी कभी संज्ञा भी होती है, जैसे मेरे यही आदर्श हैं, आदर्श मतलब मूल्य, तो वो आपका भाववाचक में तो आ सकता है। लेकिन अब आपको पूरे चारों में से एक ही विकल्प चुनना है, तो ये आपका विशेषण भी हो सकता है। लेकिन प्रशंसा, प्रशंसा एक भाव है, किसी की तारीफ, तो ये एक भाव है, ये विशेषण नहीं हो सकता, सर्वनाम नहीं हो सकता, क्रिया नहीं हो सकता, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा में ही आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो ऐसे आप आंसर चूज करते हैं, कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं ऑप्शंस। आगे देखिए समवयस्क, इसका तात्पर्य क्या है। अब आप जानते हैं कि शब्दों का अर्थ जानने के लिए ना कभी कभी समास, उपसर्ग प्रत्यय बहुत सहायता करते हैं। सम, इसमें सम उपसर्ग है, सम का मतलब होता है बिल्कुल समान, बिल्कुल वही। तो समवयस्क, वयस्क मतलब कि आप बड़े हो गए हैं, यानी कि मेरे जितना ही बड़ा, यानी कि हम उम्र, मेरी ही उम्र का, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा। आगे देखिए डैश खा लेती है। अब अगर मैं कहूँ रमा खा लेती है, अब क्या खाती है ये अलग बात है, लेकिन खाना, खाना जो है वो हमेशा ही आपकी सकर्मक क्रिया आएगी, याद रखिएगा। क्योंकि अगर आप खा रही हैं या खा रहे हैं, तो या तो आप फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, किसी का दिमाग खा रहे हैं, भेजा खा रहे हैं, लेकिन कुछ तो खा रहे हैं, हवा खा रहे हैं बैठे बैठे, यानी कि किसी चीज़ को खा रहे हैं। तो जहाँ पे आपकी को विभक्ति आ जाती है वो आपकी हमेशा सकर्मक क्रिया हो जाती है। तो इस वाक्यांश में सकर्मक क्रिया है, याद रखिएगा। अब निम्न शब्द समूह में से कौन सा समूह भिन्न है, बताइए। आधुनिकता, अहंकार, कुटिलता या आधुनिक। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, आधुनिकता और आधुनिक जब दोनों ही शब्द यहाँ पर मौजूद है, तो यानी कि उत्तर इन दोनों में से ही कोई हो सकता है। क्योंकि आधुनिकता यहाँ पे जहाँ पे ता प्रत्यय आया था ना अधिकतर, वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है, याद रखिएगा। ये जहाँ पे ता प्रत्यय आता है हमेशा नहीं लेकिन अधिकतर, वहाँ पर आपकी भाववाचक संज्ञा आ जाती है। आधुनिकता, कुटिलता, अच्छा अहंकार, अहंकार भी जो है वो आपका एक इमोशन है, भाव है। तो यानी कि ये तीनों के तीनों शब्द जो थे ये आपके भाववाचक संज्ञा थे। लेकिन आधुनिक, हम कहते हैं ना आजकल के आधुनिक उपकरण, तो आधुनिक जो है यानी कि लेटेस्ट, ये आपका विशेषण शब्द है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आएगा, डी ऑप्शन। आगे देखिए नीरव का संधि विग्रह क्या होगा, संधि विच्छेद, नीरव। और यहाँ पे स्टूडेंट को लगता है बड़ी की मात्रा तो दीर्घ संधि होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नीरव में होता है निही जमा रव, नीरव। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन, निही जमा रव, नीरव। ये आपका करेक्ट ऑप्शन था। विसर्ग संधि थी यहाँ पर, जो कोई सोच नहीं सकता था। आगे देखिए निम्न में से अयादि संधि किस शब्द में है। और अयादि संधि आपको पता होना चाहिए, इसके 4 नियम होते हैं। जब दो शब्दों को मिलाते हैं तो इन चारों में से कोई एक ध्वनि बनती है, या तो अये या आए, या तो अव या आव। अगर किसी शब्द में इन चारों में से कोई भी ध्वनि बन रही है तभी आपकी अयादि संधि होगी। अब तन्मय, तन्मय में कोई आपकी अय आए अव आव की कोई ध्वनि बन रही है नहीं, और ये भी आपकी सेंटर में बननी चाहिए, मध्य में। अब तन्मय अय, इसमें तो एंड में बन रहा है, तो ये तो गलत है। प्रत्येक, य की ध्वनि है, अय की ध्वनि नहीं है। अनविति, वी है, तो ये भी गलत है। लेकिन भावुक, भावुक, आव, आव की ध्वनि है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और भावुक जहाँ पे आव होता है। अब अय कैसे बनता है, ये बनता है ए की मात्रा से, आय बनता है ए की मात्रा से, अव बनता है ओ की मात्रा से, और आव बनता है औ की मात्रा से। ये भी आप नियम याद रखिएगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो भावुक कैसे बनेगा, आव, भऊ जमा उख, भऊ जमा व के साथ ऊ की मात्रा है तो उख, भावुक। करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन। आगे देखिए आंजनेय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। आंजनेय किसे कहा जाता है, आंजनेय, अंजनी के पुत्र, अंजनी सुत, पवन पुत्र हनुमान जी। आंजनेय मतलब अंजनी के पुत्र, और अंजनी मूल शब्द है, तो इसलिए अंजनी जमा ए प्रत्यय आएगा यहाँ पर, अंजनी जमा ए, आंजनेय। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ए ऑप्शन। आगे देखिए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। याद रखिए केवल 9 प्रश्न रह गए, जल्दी जल्दी कीजिए। सही वर्तनी वाला प्रश्न शब्द, सॉरी,
तो वर्तनी वाले स्पेलिंग वाले क्वेश्चन आपको बहुत आते हैं। आपने हमारे पिछले 2 सेशन देखे होंगे, वहाँ पर हमने आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए, सार लेखन करवाया, निबंध का भी अभ्यास हम आपको करवाएंगे, चिंता मत कीजिए। और सार लेखन पे तो अलग से सेशन लेकर आएंगे, उसकी भी आप चिंता मत कीजिए। अब यहाँ पे सूची पत्र, सूची पत्र, सूची पत्र और सूची पत्र, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, यहाँ पे सूची पत्र, बी ऑप्शन आएगा। क्योंकि सूची मतलब तो होता है सुई को कहा जाता है, सुई को, लेकिन सूची मतलब होता है लिस्ट। तो सूची पत्र जहाँ पे आपने मतलब अपनी लिस्ट दी हुई है, तो करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन आना है। आगे देखिए, सेवानिवृत्ति का समास विग्रह। अब देखिए कुछ कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आए हुए प्रश्न, तो ये एक रेफरेंस के लिए आपको देते हैं कि जैसे सी टेट के पेपर होते हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट के पेपर होते हैं, वो भी आप तो अनाउंस हो चुका है, एमपी टेट के होते हैं, पटवारी के पेपर होते हैं, सब इंस्पेक्टर के पेपर होते हैं, सभी में कोई ना कोई प्रश्न आया होता है। तो सेवानिवृत्ति का समास विग्रह क्या होगा? सेवानिवृत्ति मतलब सेवा से निवृत्ति, निवृत्ति मतलब कि मुक्ति, जिसे हम रिटायरमेंट कहते हैं, सेवा से निवृत्ति। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। और यहाँ पे अपादान कारक आएगा, सेवा से निवृत्ति, सेवा से अलग हो गए, अलगाव का भाव, तो अपादान तत्पुरुष समास। तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए, हाथी का समानार्थी कौन सा नहीं है? हस्त, करी, दंती या हस्ती। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए जैसे करी भी है और हस्त भी है और हस्ती भी है, लेकिन यहाँ पे हस्त जो होता है, हस्त का मतलब होता है हाथ, हाथी नहीं होता। हस्त जैसे हम कहते हैं ना, हस्तलिखित, हाथों द्वारा लिखा हुआ, तो हस्त मतलब हाथ होता है, हाथी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन ही आएगा। बाकी दंती, हस्ती, करी तीनों जो होते हैं वो हाथी के पर्यायवाची होते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है मतलब कि जो मतलब कि संस्कृत से आए हुए हिंदी में परिवर्तित हो जाए। अब उपज, उपला, उबाल, ये सारे के सारे आपके तद्भव हैं, लेकिन जो तद्भव शब्द है वो अपने आप में तत्सम शब्द है, ठीक है ना, ये आपका तत्सम शब्द है, ये तद्भव है ही नहीं। मतलब कि जो संस्कृत का ही शब्द है ये तद्भव, तद्भव मतलब कि उसी से उत्पन्न, भव, तद्भव बिल्कुल उस जैसा, तद्भव। तो देखिए तत्सम क्या होता है? ज्यों का त्यों, जो हिंदी के शब्द आ गए हैं, संस्कृत के शब्द हिंदी में आ गए हैं, और तद्भव मतलब होता है उससे उत्पन्न, तद्भव। तो इसलिए तद्भव भव जो शब्द है वो तत्सम है, बाकी सारे तद्भव शब्द थे। आगे देखिए, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? देखिए धरती, ये तो इसका तो आपका तत्सम होता है धरा, नेवला ये नकुल कहा जाता है, और नाच, नृत्य तत्सम संस्कृत में। लेकिन दीपावली, दीपों की अवली, अवली मतलब होता है लाइन, तो दीपावली जो होता है वो आपका तत्सम शब्द है, वो तद्भव नहीं है। तो इसीलिए बाकी देखिए तीनों के, धरती का धरा, नेवला का नकुल, नाच का नृत्य, लेकिन दीपावली तत्सम शब्द था, याद रखिएगा। आगे, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? समुच्चय बोधक मैं फिर बता रही हूँ, ये कंजक्शन को कहा जाता है। कंजक्शन कौन से होते हैं? जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना, दो वाक्यों को जोड़ने का, जैसे अर्थात, अतएव, अथवा या आजन्म। तो यहाँ पे अर्थात, अतएव, अथवा, ये तो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे कि मैं बीमार हूँ, अतएव मुझे सेशन अटेंड नहीं करना चाहिए, तो वो अतएव हो गया, दो वाक्यों को जोड़ने का काम। लेकिन आजन्म, ये आपका अव्ययीभाव एक शब्द है केवल, ये कोई आपका समुच्चय बोधक नहीं है कि मैं तुम्हारी आजन्म सेवा करूँगा। तो आजन्म आपका क्रिया विशेषण आता है, वैसे भी क्रिया विशेषण, ये आपका समुच्चय बोधक नहीं आता। आगे देखिए, उपसर्ग को क्या कहा जाता है? 3 प्रश्न रह गए, फटाफट करिए। उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश, वाक्यांश, शब्द या पद। अब देखिए, शब्दांश मतलब होता है किसी शब्द का अंश, भाग। वाक्यांश होता है वाक्य का भाव। शब्द होता है अपने आप में जो पूर्ण शब्द हो, जिसका कोई अर्थ निकले। अब लेकिन जैसे उपसर्ग है अ उपसर्ग, अब अ का कोई अर्थ है क्या? अ को आप शब्द गिनेंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, तो ये शब्द तो नहीं है। अच्छा, वाक्य का भी अंश नहीं है अ। और पद, पद क्या होता है कि जब एक शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, जब उसे अपनी पहचान मिल जाए। लेकिन अ तो शब्द ही नहीं है, तो अ जो है वो शब्दांश है, किसी शब्द का भाग। अब जैसे अन्न है, अन्न, ये भी उपसर्ग है आपका, ये शब्द का केवल एक छोटा सा पार्ट है, तो ये आपके शब्दांश कहलाते हैं। आगे देखिए, रसराज किसे कहा जाता है? तो काव्य रस का प्रश्न है ये। काव्य रस कुल मिला के 11 होते हैं। भक्ति रस,
श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस, ठीक है ना, विभत्स रस, अद्भुत रस। तो उन सभी में रसराज किसे कहा जाता है, मतलब कि रसों का राजा जो कि सबसे श्रेष्ठ माना जाता है वो होता है आपका श्रृंगार रस। तो याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ रस या रसराज किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को। आगे देखिए, गड़बड़ में गड़बड़ जो शब्द है वो कौन सा है। अब ढ़ आ गया, जहाँ पे भी ढ़ या फिर ढ आ जाए वो शब्द कभी भी आपका तत्सम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो हटा दीजिए। और ये आपका विदेशी भी नहीं है, तद्भव या देशज में से है, लेकिन गड़बड़ का कोई तत्सम तो होता नहीं है, तो ये तद्भव तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर तद्भव का कोई ना कोई तत्सम होगा। तो इसीलिए जो गड़बड़ है ये देशज शब्द है, मतलब कि क्षेत्रीय भाषा का शब्द, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जो हमने अपने आप ही बना लिए, ये क्या गड़बड़ कर दी, ठीक है ना। तो ये आपका देशज शब्द आएगा। आगे देखिए, आज का अंतिम प्रश्न, प्रिय का तद्भव क्या होगा। अरे मोरे प्रिय, कहाँ जा रहे हो, तो प्रिय किसे कहा जाता है, पिया को। अब ये प्रिया नहीं है, प्रिया तो उसका स्त्रीलिंग वर्जन है, तो प्रिय पिया को कहा जाता है। अरे मेरे पिया, कहते ना मोरे पिया मुझसे बोलत नहीं, तो पिया प्रिय को कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आएगा। चलिए, तो इसी के साथ 35 प्रश्न आज आपने किए, और मुझे पूरा विश्वास है कि हर प्रश्न जो हमने इतने विस्तार से समझाया है वो आपको क्लियर ज़रूर होगा। तो इसी के साथ फिर अगर आपको सेशन पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि ये बेल बटन दबाने से ही, ठीक है ना, आप क्या कहते हैं कि आपको सारी नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेंगी। बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। चलिए, तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।